ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के कुछ कंपोनेंट के रिगार्ड बात करेंगे। पिछले क्लास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोले थे, वो कर चुका था, क्रोमेटिन्स कर चुका था। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो है क्रोमेटिन्स और क्रोमेटिन्स एंड क्रोमोज़ोम में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या दोनों में डिफरेंट है, क्या वेरी करता है। तो क्रोमोज़ोम एंड क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोज़ोम। एक हेडिंग डालेंगे, क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोज़ोम, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक तरफ क्रोमेटिन डालते हैं और दूसरा जो होगा क्रोमोज़ोम होगा। दोनों में पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्रोमेटिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और क्रोमोज़ोम रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन क्रोमोज़ोम में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो जब ड्यूरिंग सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका कंडेंसेशन किस में होता है, क्रोमोज़ोम में होता है। जैसे हम लोग रस्सी को क्या करते हैं, ट्विस्ट करके पाक दे के फिर डबल करते हैं तो वो हाफ हो जाता है और मोटाई जस्ट डबल हो जाता है। फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डबलिंग करते हैं तो और लेंथ हाफ हो जाता है और फिर मोटाई बढ़ जाती है। तो क्रोमेटिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और क्रोमोज़ोम कैसा है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये कैसा है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर बात करें क्रोमेटिन हमें शो कहाँ होता है, सेल साइकिल को अगर मेंशन करेंगे, सेल साइकिल हम लोग देखे थे इस तरह से इंटरफेज़ होता है और एक होता है माइटोटिक फेज़ या फिर इसको बोलते हैं डिवीज़न फेज़। तो इंटरफेज़ में इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स नज़र आता है। इंटरफेज़ में 3 फेजेज़ होती हैं, G1, S और फिर G2 फेज़। तो यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक इनविजिबल होता है, बट ये जो क्रोमोज़ोम दिखता है ये यहाँ पे दिखता है, माइटोटिक फेज़ या फिर डिवीज़न फेज़ बोलते हैं इसको। ये फर्दर डिवाइड होता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड देन टेलोफेज़ और फिर साइटोकाइनेसिस होती है ना। तो कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। बट यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो प्रिपरेशन के टाइम में किस तरह के फॉर्म्स में रहेंगे जेनेटिक मटेरियल्स, क्रोमेटिन्स फॉर्म में रहेंगे। इसको क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्रोमोजोम हमको यहाँ पे दिखेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा जो मोटा थिक क्रोमोजोम्स होता है, सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन मेटाफेज में होता है। तो बेस्ट सीन इन मेटाफेजिक कंडीशंस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन होती है। तो हम लोग 1 बाय 1 कुछ पार्ट्स को हम लोग मेंशन करते हैं। क्रोमेटिन, फर्स्ट टाइम हम लोग क्रोमेटिन के रिगार्ड अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्कवर्ड की बात करते हैं। डिस्कवर्ड जो किया था, इसको डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। किसने किया था, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्रोमेटिन को डिस्कवर्ड किया था। और क्रोमोज़ोम को वाल्टर वाल्डियर ने, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय वाल्डियर, सिंपल हम लोग लिखेंगे वाल्डेयर साइंटिस्ट। इस तरह से फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन्स को, क्रोमेटिन फाइबर को, और वाल्डियर ने क्रोमोज़ोम को डिस्कवर्ड किया था। ये कैसा पार्ट है, अनकंडेंस पार्ट है, अनकंडेंस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, या फिर कह सकते हैं अनकंडेंस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्स। ये कैसा कम्प्लेक्स है, अनकंडेंस, कैसा है, अनकंडेंस, अनकंडेंस्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कम्प्लेक्स, प्रोटीन कम्प्लेक्स। और ये क्या है, कंडेंस पार्ट है। सेल डिवीज़न होता है, प्रिपरेशन होती है, अनकंडेंस फॉर्म में रहता है। और जब डिवाइड होती है, न्यूक्लियस का फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में, और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये क्रोमोज़ोम कैसा होगा, इस फेज़ में दिखेगा, रोड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कंडेंस पार्ट है।
क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स है। कैसा है, कंडेंस्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स है। कैसा है ये, कंडेंस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस फॉर्म में है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से ये कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, आरओडी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, अनकंडेंस है। क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ पे एपियर होता है, इंटरफेज में। और क्रोमोसोम कहाँ पे दिखता है, माइटोटिक फेज़ या फिर इसको बोलते हैं डिवीज़न फेज़, वहाँ पे ये दिखता है। माइटोटिक फेज़ या फिर डिवीज़न फेज़ में ये दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रोमेटिन फाइबर्स की, तो विजिबल एट इंटरफेज़, किस फेज़ में होगा, इंटरफेज़ में, जिसको हम लोग आई फेज़ भी बोलते हैं, यहाँ पे विजिबल होगा। किसमें, इंटरफेज़ में विजिबल होगा। बट अगर क्रोमोसोम की अगर बात करें तो माइटोटिक फेज़ या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न फेज़, है ना। विजिबल एट माइटोटिक फेज़, माइटोटिक या फिर इसको बोलते हैं डिवीज़न फेज़। यहाँ पे मैंने माइटोटिक फेज़ को M से, डिवीज़न फेज़ को D से, सेम है दोनों, इंटरफेज़ को I से मैंने मेंशन किया है। तो क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ पे विजिबल होगा, इंटरफेज़ में। और क्रोमोसोम कहाँ पे विजिबल होगा, डिवीज़न फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़ में ये विजिबल होगा। इस तरह से ये जो है क्रोमेटिन फाइबर्स या फिर क्रोमेटिन बोलते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी और अदर एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट ये जो क्रोमोसोम्स होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में, क्या बोलेंगे, फॉर कंट्रोलिंग क्रोमेटिन, फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटी, फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एंड अदर एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म करता है, अदर एक्टिविटी को भी क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होती है, फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, क्रोमोसोम फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स के बीच में इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल्स का। ओके। और ये कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसके अलावा अदर एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है। तो दोनों में क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम कैसा है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्रोमोसोम रोड लाइक स्ट्रक्चर। डिस्कवर्ड फ्लेमिंग ने और क्रोमोसोम का डिस्कवर्ड वाल्टर वाल्डियन ने। अनकंडेंस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स, अनकंडेंस एज ये क्या होगा, कंडेंस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स। विजिबल इंटरफेज में, विजिबल डिवीज़न फेज में। ओके। ये सेल साइकिल में इस तरह से, फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्रोमोसोम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स को हम लोगों ने देखा। तो न्यूक्लियस के रिगार्ड हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, क्रोमेटिन फाइबर्स को देख लिया था। लास्ट हमारा बच गया है क्रोमेटिन फाइबर्स के बाद न्यूक्लियोलस बच गया, फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स किसका, न्यूक्लियस का। क्या हो गया, फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स में न्यूक्लियस का फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स हमारा कौन सा बच गया, न्यूक्लियोलस। तो फोर्थ हम लोग न्यूक्लियोलस को देखेंगे।
न्यूक्लियोलस। फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इस तरह से क्या होगा, अगर न्यूक्लियस को बनाएंगे तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था, दो मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया था, और इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, है ना, ER बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना था इनर मेम्ब्रेन के साथ, है ना, जिसके साथ अटैचमेंट किसका था? क्रोमेटिन फाइबर्स का अटैचमेंट था। इस तरह से न्यूक्लियर लैमिना था, क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से अटैच था पेरीफेरी के तरफ। वन एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और दूसरा साइड किस तरफ फ्री है, साइट न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग डिस्कस किए थे, क्रोमेटिन्स को कर लिए, और लास्ट हमारा कंपोनेंट्स बच गया था न्यूक्लियोलस। इस तरह से डेंस ओपेक बॉडी स्फेरिकल फॉर्म्स में न्यूक्लियोलस। डिस्कवर्ड की बात करें तो डिस्कवर्ड किसके थ्रू हुआ है न्यूक्लियोलस? फॉन्टना के थ्रू, डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना, साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। ओके, विजिबल जो है ये ओनली एट इंटरफेज, सिर्फ यहाँ पे दिखता है, G1 S और G2 फेज़ में ही ये न्यूक्लियोलस दिखता है। जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो ये डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे विजिबल ओनली एट इंटरफेज, विजिबल ओनली एट इंटरफेज, इंटरफेज में ये सिर्फ नज़र आएंगे। कहाँ पे? फॉन्टेना ने डिस्कवर्ड किया था, इंटरफेज में ये नज़र आएंगे ओनली। और ये कैसा होता है? स्मॉल स्फेरिकल, स्मॉल स्फेरिकल डेंस मेम्ब्रेनलेस बॉडी, डेंस मेम्ब्रेनलेस मेम्ब्रेनलेस बॉडी। कैसा बॉडी होता है? मेम्ब्रेनलेस बॉडी होती है इस तरह से न्यूक्लियोलस, स्मॉल स्फेरिकल डेंस मेम्ब्रेनलेस बॉडी। ओके, जनरली अगर बात करें एसोसिएट विथ पार्टिकुलर साइट ऑफ क्रोमेटिन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR रीजन में जनरली ये एसोसिएट होता है, उसके साथ एसोसिएट होता है क्रोमेटिन के कौन से रीजन में? NOR रीजन में जनरली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोलस, जनरली एसोसिएटेड विथ particular site of chromatin, particular site of chromatin, particular site of chromatin। पार्टिकुलर साइट जो है क्रोमेटिन का, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NOR रीजन, कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, रीजन बोलते हैं इसको, NOR रीजन बोलते हैं। NOR सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के साथ ये अटैचमेंट होता है, जनरली एसोसिएट विथ ए पार्टिकुलर साइट ऑफ क्रोमेटिन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं। यहाँ पे होता है, कैसा होता है? स्मॉल स्फेरिकल फॉर्म्स में, डेंस बॉडी होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इस तरह से एसोसिएट किसके साथ होता है? क्रोमेटिन के NOR रीजन के साथ ये अटैच होता है। एक भी हो सकता है, एक न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी वन और मोर देन वन इन नंबर्स पर सेल, एटलीस्ट वन तो होगा इन इच सेट ऑफ क्रोमोजोम में, एटलीस्ट वन तो होगा ये। तो यहाँ पे
मे बी वन और मोर, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस मे बी वन और मोर देन वन। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। इन नंबर्स पर न्यूक्लियस, इन नंबर्स पर न्यूक्लियस, इस तरह से एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है ना। इन नंबर्स पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस हो सकता है, एक न्यूक्लियस में मोर देन वन न्यूक्लियोलस हो सकता है। एटलीस्ट वन होगा, एटलीस्ट वन इन each set of क्रोमोजोम्स में, जिसको जीनोम बोलते हैं, एटलीस्ट वन इन each set of क्रोमोजोम्स, क्या होगा, क्रोमोजोम्स। each set of क्रोमोजोम्स, जिसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, इसको दूसरे टर्म में जीनोम भी बोलते हैं, कॉल्ड जीनोम। each set of क्रोमोजोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। each set of क्रोमोजोम्स, हैप्लॉइड फॉर्म्स, जिसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। एटलीस्ट वन होगा, है ना, एक सेट में एटलीस्ट वन होगा, ये याद रखना है। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोलस को देखें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोलस का, किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, अब हम लोग न्यूक्लियोलस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख के उसका स्ट्रक्चर को फील करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से। ये मेम्ब्रेनलेस बॉडी है, इस तरह से मेम्ब्रेन जैसा दिखता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस, बट मेम्ब्रेन जैसा हम दिखा रहे हैं। इस तरह से कैसी बॉडी है, मेम्ब्रेन जैसी, लेकिन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है। न्यूक्लियोलस कैसा है, मेम्ब्रेन लेस बॉडी है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन लेस बॉडी न्यूक्लियोलस को हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ पे 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, इस तरह से न्यूक्लियोलस को देखेंगे तो 4 कंपोनेंट एलिमेंट से बना होता है। पार्स एमोर्फा, पार्स ग्रैनुलोसा, पार्स फाइब्रोसा एंड देन पार्स क्रोमोनीमा। तो किस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने सिर्फ इन्वेलप टाइप से पार्स क्रोमोनीमा को मेंशन किया। किसको, पार्स क्रोमोनीमा। पार्स क्रोमोनीमा। उसके अलावा अंदर में अगर देखेंगे तो इस तरह से पार्स फाइब्रोसा स्ट्रक्चर होगी, फाइबर्स फॉर्म में इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा। क्या बोलेंगे, पार्स फाइब्रोसा। अब ये जो फाइबर्स फॉर्म है, जो लेंथवाइज है, वो दोनों एंड से अगर एक साथ एक जगह आ जाएगा तो ग्रैनुलोस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से पार्स ग्रैनुलोसा किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको बोलेंगे पार्स ग्रैनुलोसा। पार्स ग्रैनुलोसा। इसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस भी है, इस तरह से ग्राउंड सब्सटेंस। इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे पार्स एमोर्फा, है ना। इस तरह से ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्स अमोर्फा। तो हमारे पास
न्यूक्लियोलस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आया। 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, अमोर्फा, ग्रैनुलोसा, फाइब्रोसा, क्रोमोनीमा। चारों कंपोनेंट को इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट लेटर को लेके। अमोर्फा ए ले लेंगे, ग्रैनुलोसा जी ले लेंगे, फाइब्रोसा FIB ले लेंगे, क्रोमोनीमा है ना अजीफिक्रो CHRO ले लेंगे। तो हमारा याद रहेगा अमोर्फा, ग्रैनुलोसा, फाइब्रोसा, क्रोमोनीमा, अजीफिक्रो, फाइब्रोसा FI खाली यहाँ से लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा अजीफिक्रो करके चारों कंपोनेंट एलिमेंट्स याद रहेगा। क्या लिखेंगे? एजीफिक्रो FI CHRO ये है ना, 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे अजीफिक्रो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह से नज़र आएगा। बाउंड्री वाल एक्चुअली बाउंड्री नहीं होती है, क्लाउडी फॉर्म्स में होता है, जिसको हम लोग क्रोमोनीमा बोलते हैं, पार्स क्रोमोनीमा। अंदर में इस तरह से फाइबर्स फॉर्म में है, उसको फाइब्रोसा बोलते हैं। फिर ये फाइबर्स दोनों एंड से इस तरह से जुड़ जाता है, दोनों एंड, तो ये ग्रैनुल फॉर्म में आ जाता है, ग्रैनुलोसा। और लिक्विड फॉर्म्स अंदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फा। ये कंपोनेंट एलिमेंट्स 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं। इस तरह से, ठीक है। 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों कंपोनेंट एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारा? पार्स अमोर्फा। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा पार्स अमोर्फा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डील करेंगे, चारों कंपोनेंट एलिमेंट्स को। ओके, थैंक यू।